नमस्ते, आप सभी को स्वागत है हमारे चैनल जीत की पाठशाला में। आज हम डिस्कस करेंगे रीजन एंड रीजनल ज्योग्राफी से 3.02 रीजनल ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ द वर्ल्ड। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। We know that about 149 million square kilometer of the Earth's surface, that is 29%, is covered by land, and the remaining 361 million square kilometer, that is 71%, is covered by water. जैसे कि हमें मालूम है कि अर्थ का जितना भी टोटल एरिया है उसमें से 29% लैंड ने कवर किया हुआ है और बाकी 71% वाटर ने कवर किया हुआ है। उस 29% को अगर हम लोग मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 149 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर लैंड है और 361 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर वाटर है। द लैंड पोर्शन ऑफ द अर्थ कंसिस्ट्स ऑफ द कॉन्टिनेंट लाइक एशिया, अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ओशिनिया एंड अंटार्कटिका। और जो लैंड एरिया है उसमें कॉन्टिनेंट से, जैसे कि हमें मालूम है, जिसमें एशिया, अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ओशिनिया एंड अंटार्कटिका शामिल है। On the other hand, the water portion of the earth is mainly formed by the Pacific, Atlantic, Indian, Northern and Southern Ocean। और जो वाटर एरिया है उसमें पैसिफिक, एटलांटिक, इंडियन, नॉर्दर्न एंड साउदर्न ओशन शामिल है। It is worth mentioning that the Asia and the Pacific are the largest among the continents and oceans respectively। कॉन्टिनेंट का अगर हम लोग बात करते हैं तो उनमें सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है एशिया, और ओशन का अगर हम लोग बात करते हैं तो सबसे बड़ा ओशन है पैसिफिक ओशन। द कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया कवर्स अबाउट 30% ऑफ द अर्थ लैंड सरफेस एरिया। और एशिया ने अर्थ का जितना लैंड एरिया है टोटल उसमें से 30% एरिया कवर किया हुआ है, यानी कि अर्थ का जितना भी लैंड एरिया है उसमें से 30% कवर किया है एशिया ने। ऑन द अदर साइड of the 662 crore world population as per 2007 estimates, the continent of Asia alone has 60.50%। और 2007 के अनुसार 662 करोड़ जो वर्ल्ड का पॉपुलेशन था उस समय, उसमें से 60.50% पॉपुलेशन सिर्फ एशिया में है। मोर ओवर about 90% of the world's population is living in the northern hemisphere। और वर्ल्ड का जितना भी टोटल पॉपुलेशन है, दैट मीन्स 662 करोड़, आउट ऑफ दैट मीन्स आउट ऑफ 662 करोड़ 90% पीपल लिव्स इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। 662 करोड़ में 90% लोग नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में रहते हैं। इट इज़ नोटेबल दैट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टोपोग्राफी, क्लाइमेट, सॉइल, प्लांट्स, एनिमल एट्सेट्रा आर डिफरेंट इन डिफरेंट प्लेसेस ऑन द अर्थ। जैसे कि हम जानते हैं किसी भी दो जगह का टोपोग्राफी, क्लाइमेट, सॉइल, प्लांट्स, एनिमल्स एट्सेट्रा हमेशा क्या रहता है, डिफरेंट रहता है। आपने नोटिस किया होगा, आप जहाँ पर भी रहते हैं वहाँ से अगर थोड़ा भी दूर जाके अगर आप सॉइल का क्वालिटी चेक करेंगे, वहाँ पे क्या होगा, सॉइल थोड़ा होने से भी आपको डिफरेंट मिलेगा। और सोचिए अगर सामने ही आपको सॉइल क्वालिटी में डिफरेंस देखने को मिल रहा है तो एक जगह से दूसरा जगह जो कि बहुत दूर हो वहाँ पे ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलेगा। सिर्फ सॉइल का क्षेत्र में नहीं, वहाँ का एटमॉस्फेरिक कंडीशन को ले लीजिए, प्लांट्स ले लीजिए, एनिमल्स ले लीजिए, सब क्या होते हैं, अलग अलग देखने को हमें मिल सकता है। It is due to such variation of different elements of the natural environment, the population distribution and the man's way of living are not the same in different places on the earth। और जिसके चलते क्या होगा, ह्यूमन बीइंग का जो लिविंग स्टैंडर्ड या फिर ह्यूमन बीइंग का जो रहन सहन का तरीका है या फिर खेती करने का तरीका है वो भी अलग अलग होता है। जैसे कि हमें पता चला कि एक जगह का सॉइल क्वालिटी, एक जगह का एटमॉस्फेरिक कंडीशन दूसरे जगह के साथ मैच नहीं होता है, उसी तरह वहाँ का रहने का जो तरीका है वो भी क्या होगा, अलग होगा। सेम खेती, सेम क्रॉप्स को ले लीजिए, दो जगह पे अलग अलग तरीक़ा से वो लोग खेती कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ का सॉइल क्वालिटी अलग होगा। किसी जगह पे ज़्यादा पानी चाहिए, किसी जगह पे थोड़ा कम पानी से भी हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे पानी एक्यूमुलेट होते रहता है। किसी जगह पे क्या होता है, पानी अभी डालिए खेती में, सुबह तक क्या हो जाता है, फिर वो ज़मीन के अंदर चला जाता है। उसी तरह से रहन सहन का तरीका भी वहाँ का अलग होगा। Even the socio-economic advancement of different places on the earth greatly depends on the prevailing characteristics of the natural environment। और किसी भी पर्टिकुलर जगह का एडवांसमेंट को लेकर भी अगर हम लोग बात करते हैं तो वहाँ का नेचुरल इन्वायरमेंट कैसा है उसके ऊपर भी वो निर्भर होता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे जगह है जहाँ पे बहुत सारे फंड यूटिलाइज करने का बाद में भी वो जगह डेवलप नहीं हो सकता। सपोज फॉर एग्जाम्पल वी कैन टेक हिली एरियाज।
कहीं पे बहुत सारे ऐसे जगह है जो कि पहाड़ी एरिया है, जिसमें बहुत सारे डेवलपमेंट करने के बाद में भी वो डेवलप नहीं हो सकता है, क्योंकि जैसे कि रोड को ले लीजिए, वहाँ पे वो कोई भी एक पहाड़ी एरिया को कनेक्ट करने के लिए अगर हम लोग रोड बनाते हैं तो क्या होता है, रेनी सीजन में लैंडस्लाइड होगा, और कभी कभी क्या होता है, सॉइल इरोशन होने के कारण सारा जो कंस्ट्रक्शन हुआ है रोड का वो बिगड़ जाता है। तो वो जगह जितना भी हम लोग कोशिश करने पर भी तुरंत वो डेवलप नहीं हो सकता है। हालांकि कोई भी जगह को ले लीजिए दूसरा जो कि प्लेन एरिया में, वो जल्दी से डेवलप हो सकता है। तो इससे हम लोग को क्या समझ में आया कि किसी भी क्षेत्र का डेवलपमेंट के पीछे भी वहाँ का नेचुरल इन्वायरमेंट कैसा है वो भी निर्भर करता है। That is why the areas having favorable natural environment and a rich in natural resources are generally economically advanced। इसलिए यहाँ पे बोला गया है जो जगह नेचुरली इन्वायरमेंट में ठीक है, यानी कि वो जगह सुइटेबल है, तो वहाँ का रिसोर्सेस को अच्छी तरह से यूटिलाइज भी किया जा सकता है। बहुत सारे ऐसे जगह भी होंगे जो कि रिसोर्स में बहुत रिच होंगे, लेकिन उसका यूटिलाइज नहीं होने के कारण वो हमेशा बैकवर्ड ही रहता है। रिसोर्स के लिए रिच है, रिसोर्स रिच है एरिया, लेकिन अगर हम लोग उस रिसोर्स तक पहुँच नहीं पाते हैं, वहाँ का ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी ठीक नहीं है, तो उस रिसोर्स को होते हुए भी हम लोग यूज नहीं कर पाएंगे, जिसके कारण वह जगह इकोनॉमिकली एडवांस नहीं हो सकता है। तो रिसोर्स अगर है उसको यूटिलाइज करने के लिए क्या होना होगा, पहले तो वो जगह नेचुरल इन्वायरमेंट जो है वहाँ का वो ठीक रहना होगा। On the other hand, many areas on the earth having unfavorable natural environment and devoid of necessary resources are economically lagging behind। और उसके अपोजिट में से बहुत सारी जगह भी होंगे अर्थ में जो कि अनफेवरेबल नेचुरल इन्वायरमेंट के चलते डेवलप नहीं हो रहे हैं, या फिर धीरे धीरे से डेवलप हो रहे हैं, बावजूद इसके कि वहाँ पे बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेस उपलब्ध होंगे। इट मे बी मेंशन दैट being dependent largely on the natural environment, some areas of the world have emerged mainly as agricultural regions and some others as industrial region। ऐसे बहुत सारे जगह हैं जो कि नेचुरल इन्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड होने के चलते कोई जगह सिर्फ एग्रीकल्चर के क्षेत्र में आ गए तो उसे एग्रीकल्चरल रीजन कहा गया है, तो कोई फिर इंडस्ट्री के क्षेत्र में डेवलप है तो उन्हें इंडस्ट्रियल रीजन कहा गया है। यानी कि जहाँ पे खेती वगैरह के लिए ज़्यादा सुइटेबल है तो लोग वहाँ के ज़्यादातर एग्रीकल्चर के ऊपर ही डिपेंड है, तो उसे एग्रीकल्चरल रीजन। और ऐसे जगह जहाँ पे एग्रीकल्चर के लिए सुइटेबल नहीं है, इंडस्ट्री के लिए सुइटेबल है, तो उस जगह को स्पेशली इंडस्ट्रियल रीजन कहा गया है। In this way, such regional differences in the physical and socio-economic characteristics are very much observed within a continent, country or state। और जैसे कि हम लोगों ने पहले पढ़ा कि किसी भी दो जगह का नेचुरल एनवायरनमेंट सेम नहीं होगा, सॉइल क्वालिटी सेम नहीं होगा, वहाँ का जो प्लांट एनिमल्स सब डिफरेंट होने के चलते कोई भी दो जगह सेम नहीं होगा, जिसके चलते मैंने अभी कहा आपको कि कोई जगह एग्रीकल्चरल के लिए फिट हो सकता है तो कोई जगह इंडस्ट्री के लिए फिट हो सकता है। तो इसी को आधार मानते हुए एक ही कॉन्टिनेंट में भी, एक ही स्टेट में भी अलग अलग रीजन हमें देखने को मिलता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं, पंजाब को ले लीजिए, हरियाणा को ले लीजिए, यहाँ पे क्या होता है, एग्रीकल्चर ज़्यादा होता है। उसी तरह से अगर हम लोग नोएडा का बात करेंगे या फिर दिल्ली एनसीआर का बात करेंगे तो वहाँ पे इंडस्ट्री ज़्यादा है, तो इंडस्ट्रियल रीजन फिर क्या होगा, एग्रीकल्चरल रीजन है। तो एक ही कंट्री में, लेकिन वहाँ का इन्वायरमेंट के अनुसार किसी जगह पे एग्रीकल्चर एडवांस है तो किसी जगह पे इंडस्ट्री। That is why in order to know the overall condition of a continent or its any part, it is necessary to properly study all the elements of the physical and human environment and the interrelationship among them। इसलिए एक कॉन्टिनेंट का ओवरऑल कंडीशन समझने के लिए या फिर किसी भी एक पार्ट समझने के लिए इसको जो इन्वायरमेंट का जो एलिमेंट्स है, फिजिकल इन्वायरमेंट या फिर ह्यूमन इन्वायरमेंट का जो एलिमेंट है उसको हमें अच्छी तरह से समझना होगा, और साथ ही फिजिकल और ह्यूमन इन्वायरमेंट के बीच में जो रिलेशनशिप है और उसका रिजल्ट जो है उसको भी अच्छा से समझना होगा। अब फिजिकल इन्वायरमेंट और मैन मेड इन्वायरमेंट तो अलग हो गया। फिजिकल यानी कि जो नेचुरल जो इन्वायरमेंट है, और साथ ही हम लोग क्या करते हैं, ह्यूमन बीइंग क्या करते हैं, नेचुरल इन्वायरमेंट जो है उसे सूटेबल बनाने के लिए हम लोग जो खुद फिर एफर्ट डालते हैं इन्वायरमेंट को चेंज करके अपने लिए फिट बनाने के लिए, उसके बाद वो बन जाता है ह्यूमन इन्वायरमेंट। तो उस ह्यूमन इन्वायरमेंट बनाने के चक्कर में नेचुरल इन्वायरमेंट क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, तो उसका कुछ अलग ही रिजल्ट होगा, तो उसको भी हमें समझना होगा। It is through such regional studies one can learn many things about the socio-economic progress of a country or any region and various problems associated with it।
और अगर हम लोग उसके एलिमेंट को अच्छी तरह से स्टडी करते हैं तो उसका इकोनॉमिक प्रोग्रेस यानी कि सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस किसी भी एक देश का या फिर किसी भी एक रीजन का, साथ ही उसके साथ एसोसिएटेड जितने भी प्रॉब्लम है उसको अच्छा तरीक़ा से समझ सकते हैं। लेकिन उसके लिए क्या ज़रूरी है, उसके लिए फिजिकल और ह्यूमन इन्वायरमेंट जो है या फिर उसका जो इंटर रिलेशनशिप है उसको अच्छी तरीक़े से स्टडी करना जरूरी है। इट इज़ नोटेबल दैट देयर आर सिमिलरिटीज ऑल्सो ऑन रीजनल बेसिस इन रेस्पेक्ट ऑफ फिजिकल एलिमेंट्स ऑन द अर्थ सरफेस। तो कभी कभी तो जो हम लोगों ने रीजनल बेसिस के आधार पर अर्थ का जितना भी एरिया है उसको डिवाइड किया है, कभी कभी दो रीजन में भी सम सिमिलरिटीज कैन बी सीन, यानी कि कुछ सिमिलरिटीज देखने को मिल सकती है। On the basis of such similarities in physical environment, some natural regions have been identified on the earth। तो उसी के आधार पर जो सिमिलरिटीज़ है, एक जगह यहाँ एक रीजन हुआ और बहुत दूर जाके एक दूसरा रीजन आपको मिला, और वो दोनों रीजन में अगर कुछ सिमिलरिटीज़ है तो उसके आधार पर कुछ रीजन्स बनाए गए हैं। It is on the basis of geographical studies of the physical and socio-economic characteristics of such natural regions necessary development plans are prepared। और जितने भी रीजन्स है उनके ज्योग्राफिकल स्टडीज़ को देखते हुए और वहाँ के इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक को देखते हुए कुछ प्लान्स बनाए जाते हैं ताकि उन पार्टिकुलर रीजन को डेवलप किया जा सके। दैट इज़ वाई रीजनल ज्योग्राफिक स्टडी ऑफ द वर्ल्ड इज स्टिल इम्पोर्टेंट। इसलिए अभी भी रीजनल ज्योग्राफी पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे रीजन तो है और उसको डेवलप करने के लिए, क्योंकि हमेशा जो रीजन है इंडस्ट्रियल एरिया, सपोज हम लोग ने ले लिए इंडस्ट्रियल रीजन ले लिए या फिर एग्रीकल्चरल रीजन ले लिए, तो उसको तो ऐसे नहीं छोड़ सकते ना, उसको किस तरह से हम लोग डेवलप कर सकते ताकि प्रोडक्शन ज़्यादा हो। तो उसको समझने के लिए तो पहले क्या करना होगा, स्टडी करना होगा, और स्टडी के बाद ही हम लोग कुछ प्लान्स बना सकते हैं ताकि उस जगह को हम लोग और आगे लेके जा सके। तो इसीलिए स्टडी ऑफ रीजनल जियोग्राफी बिकम्स इम्पोर्टेंट। Apart from the continent, country etc., the natural regions may also be taken as the basis for world regional geographic study। और कॉन्टिनेंट कंट्री को छोड़ के रीजन, तो एक कंट्री के अंदर में भी रीजन हो सकता है, एग्रीकल्चरल रीजन बहुत सारे हो सकते हैं, इंडस्ट्रियल रीजन बहुत सारे हो सकते हैं। सिर्फ एक कंट्री में सीमित ना हो के वर्ल्ड वाइज भी रीजन डिवाइड किया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ सम सिमिलरिटीज दैट आर फाउंड इन डिफरेंट रीजन्स। तो आज का ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग जीत की पाठशाला।